वेलकम टू मनोज व्यू चैनल। मैं मनोज कुमार सिंह एडवोकेट आज एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की। इस जजमेंट के बाद मेंटेनेंस के केसेस को डिसाइड करने का सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का पूरा नज़रिया ही बदल गया। हम ये कह सकते हैं कि इस जजमेंट के बाद gender equality during the hearing of the maintenance case has been maintained। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप मेंटेनेंस के केस के प्रोसीडिंग्स में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान सकें, जिससे कि आपकी ऐसे केसेस में पूरी मदद हो सके। चलिए हम बात करते हैं इस लैंडमार्क जजमेंट की। ये लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी ने प्रोनाउंस किया और इस जजमेंट में जनरल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इशू की। इस जजमेंट से पहले क्या स्थिति थी, हम उसको जानते हैं। इस जजमेंट से पहले हस्बैंड पर सारी लायबिलिटी होती थी कि वो अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस और फैमिली बैकग्राउंड को शो करेगा और उसी के आधार पर वाइफ ने अगर कोई मेंटेनेंस मांगा है तो वो उसी के आधार पर उसको मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया जाता था। 4 नवंबर 2020 को ये लैंडमार्क जजमेंट आया। इसके बाद से हस्बैंड और वाइफ दोनों को एफिडेविट्स, इनकम, प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ को लेकर देने होते हैं और इन एफिडेविट्स में अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, फैमिली बैकग्राउंड, पत्नी कमा सकती है या नहीं, अपना खर्चा चला सकती है या नहीं, ये सारी बातें उसे इस एफिडेविट में बतानी होंगी और कोर्ट उसी के आधार पर निर्णय लेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सबऑर्डिनेट्स कोर्ट को ये गाइडलाइंस जारी कर मेंटेनेंस के केसेस में जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा काम किया। वाइफ के पास मेंटेनेंस लेने का प्रावधान कई एक्ट्स में है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और उसके बाद 125 CRPC। ये सेकुलर लॉ है। अगर पत्नी एक से ज़्यादा एक्ट्स में या प्रोविजंस में मेंटेनेंस क्लेम करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में ये कहा कि उसे वो अप्लाई करने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन उसे अपने एफिडेविट में पिछले मेंटेनेंस ऑर्डर का हवाला देना होगा और न्यायालय उसको डिसाइड करने से पहले पिछले मेंटेनेंस के मामले को भी कंसीडर करेगा। उसके बाद ही जुडिशियस अमाउंट मेंटेनेंस का अगर बनता है तो उसे देगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इशू ऑफ ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय दिस लैंडमार्क जजमेंट। इंटरिम मेंटेनेंस को लेकर भी कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। प्रोसेस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस शुड बी इनिशिएटेड व्हेन, जब दोनों पार्टीज़ के एफिडेविट्स न्यायालय में फ़ाइल हो जाएं और उन एफिडेविट्स के फ़ाइल होने के बाद न्यायालय एक बार दोनों पार्टीज़ के बीच में सुलह समझौता कराने की कोशिश करेगा और सुलह समझौते के क्रम में वो काउंसलर के पास दोनों पार्टीज़ को भेजेगा और यदि वो सुलह समझौता नहीं हो पाता है और वो फेल हो जाता है, ऐसे केस में कोर्ट मेंटेनेंस के केस को, इंटरिम मेंटेनेंस को डिसाइड करेगा मेरिट पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में ये कहा कि इंटरिम मेंटेनेंस रीज़नेबल होना चाहिए जिसे हस्बैंड पे कर सके। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने और कही कि इंटरिम मेंटेनेंस यदि हस्बैंड देने में
दे नहीं पाता है और देने में असफल रहता है या देरी हो जाती है, ऐसे केस में इमीडिएट अरेस्ट नहीं होगा, उसका इमीडिएट अरेस्ट उसे नहीं किया जाएगा। अब हस्बैंड और वाइफ को एफिडेविट फाइल कर कोर्ट ने बाउंड कर दिया इन द सेंस दोनों पक्ष में से यदि कोई भी झूठ बोलता है, झूठे तथ्य एफिडेविट में कहता है और किसी बात को छुपाता है, तो वो ट्रायल के दौरान अगर वो पकड़ा जाता है, उसका झूठ पकड़ा जाता है, ऐसे केस में हस्बैंड ने अगर झूठ बोला है या किसी तथ्य को छुपाया है, तो हस्बैंड को ऐसा हो सकता है उसे हैवी मेंटेनेंस देना पड़े अपनी वाइफ को। दूसरी तरफ यदि वाइफ ने किसी तथ्य को अपने एफिडेविट में झूठ कहा है और किसी तथ्य को उन्होंने छुपाने की कोशिश की है और ट्रायल के दौरान ये बात प्रूफ हो जाती है कि उन्होंने कुछ छुपाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी को मेंटेनेंस ना मिले। तो और एबव ऑल ऐसे केसेस में कोर्ट कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी झूठ बोलने वाले पक्षकार के खिलाफ कर सकती है। तो ऐसे में मेरी एडवाइस यही है कि आप जब भी न्यायालय के समक्ष आएं और अपनी बात रखें, अपने एफिडेविट्स में किसी भी तथ्य को ना छुपाएं और न्यायालय पर छोड़ दें कि वो निर्णय एक अच्छे माहौल में और तथ्यों को देखकर आपकी ज़रूरत के हिसाब से करें। इस जजमेंट के बाद पत्नी को मेंटेनेंस भरण पोषण देने का नज़रिया बदल गया। मेन इंटेंशन ऑफ द कोर्ट इज़ टू गिव हेल्प टू द नीडी। हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों जॉब करते हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, तो क्या ऐसे केस में यदि पत्नी मेंटेनेंस मांगती है तो क्या उसे मेंटेनेंस कोर्ट अवार्ड करेगा? इसमें भी दो वर्जन्स हो सकते हैं। यदि हस्बैंड और वाइफ की इनकम दोनों लगभग बराबर हैं, ऐसे केस में मेरा मानना यह है कि कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस अवार्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट ये हो सकता है कि यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों की इनकम में बहुत ज़्यादा अंतर है। हस्बैंड की एग्जांपल हम ले सकते हैं, हस्बैंड की इनकम यदि 1 लाख पर मंथ है और वाइफ की इनकम यदि 10,000 पर मंथ है, ऐसे केस में दोनों के इनकम्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और यहाँ कोर्ट उनकी ज़रूरतों को देखते हुए पत्नी को मेंटेनेंस अवार्ड कर सकता है। इन सभी तथ्यों को हमने देखा। इन सबको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जनरल डायरेक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, ये जजमेंट जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहा और कुछ हद तक इसने जेंडर इक्वलिटी को मेंटेन भी किया। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और आपकी कोई पर्सनलाइज्ड अगर प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लिखें, वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, जिसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनोज व्यू चैनल।